तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ द रिटर्न ऑफ द बैचलर का न्यू पार्ट लेके। हमारा एमसी और सिन जा रहे होते हैं उस गांव के अंदर, और हमारा एमसी उससे पूछता है तुम क्या सोचते हो। तो वो बोलता है कि हाँ। तो हमारा एमसी कहता है कि ये मुझे उस कहावत की याद दिलाता है, अंधेरी रात दिया तेरे हाथ में। उमयोंग प्रीफेक्चर के इतने करीब एक जगह पर मुझे नहीं पता था कि ऐसे जीवन भी मौजूद है। तो सिन कहता है कि नहीं, शायद मैंने इसे अनदेखा कर दिया है क्योंकि मैंने गरीबों के लाइफ की और तक देखा नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है प्रोविंस के आसपास जोगयांग चौन जैसे कई गाँव है, शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे और ट्रीटमेंट करने के लिए अदर गाँव की जर्नी करेंगे। तो सिन कहता है कि हाँ टीचर, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और हमारा एमसी अपने मन में पूछ रहा होता है, चिंताएं और विचार पर्सन को विकसित करते हैं। हालांकि सिन इस समय खुद को कोस रहा है कि वो लैम्प के नीचे नहीं देख पा रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसे पता चल जाएगा कि क्या करना है, चीजें जो तुम खुद कर सकते हो। फिर हमारा एमसी इशारा करता है और कहता है कि चलो उस तरफ चले, मुझे लगता है कि हम अपना स्थान स्थापित करने के लिए एबल होंगे। और अपने मन में सोच रहा होता है, एक तरह से मैंने भी उनकी उपेक्षा की है। भले ही मैं उनके रहने के माहौल को नहीं बदल सकता था, लेकिन मैं उनका इलाज करने का मन बना सकता था। लेकिन मेरे लिए एक पर्सन जिसने अपना अधिकांश मेरे लिए अनमोल लोगों की रक्षा करने में खर्च किया। जोंगयांग चौन के लोगों की दुर्भाग्य की कहानी किसी और की है। अवश्य डेमन वर्ल्ड का प्रभाव होगा। हमारा एमसी सेन से कहता है कि सेन, तुम वहाँ से बैठने के लिए कुछ चीजें क्यों नहीं लाते। तो वो बोलता है कि ठीक है सर। और हमारा एमसी जो पीछे अपने टांगे हुआ होता है उससे जड़ी बूटियां निकाल कर रखने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है, फैक्ट ये है कि मैं इस तरह से बाहर हूँ स्टार स्ट्रीम के सीक्रेट के नियमों को व्यक्तिगत रूप से बैक साइन तक पहुंचाने के लिए। अगर ये रीजन न होता तो मैं जुंग यांग चौन में नहीं रुकता। सेयोंग हा होन से स्टार स्ट्रीम सेट की छिपी हुई कुंगोन टेक्निक सीखना, क्या मैंने कभी रूल का पालन करने की कोशिश की है। ऐसा लगता है कि मुझे इस पर से बोझ कम करना होगा। हो सकता है कि इस दुनिया में लौटने के बाद ये हेवन में रहने वाले सेयोंग हा होन से कुछ ट्रीटमेंट करने का अनुरोध हो। फिर हमारा एमसी एक फ्लैग को निकाल लेता है और वहाँ गाड़ देता है और उस फ्लैग पे लिखा हुआ होता है पीपल्स टेकिंग ट्रीटमेंट। तो लोग वहाँ आके कहते हैं कि ये क्या है, क्या तुम डॉक्टर हो, तुम ऐसे तो नहीं दिखते हो। इस बार किस तरह के अजीब लोग अपनी बकवास लेकर यहाँ आए हैं। और चिल्ला के भड़कने लगता है और कहते हैं, क्या तुमको लगता है कि हम इस तरह की चाल में फंस जाएंगे। एक डॉक्टर ऐसी जगह क्यों आएगा। और लोग बोल रहे होते हैं, इन कमीनों पर ध्यान मत दो क्योंकि मुझे यकीन है कि उनके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग है। और हमारा एमसी सेन से कहता है कि उन्हें समझने की कोशिश करो क्योंकि वो सभी दूसरों द्वारा मार खाए हैं, इसलिए जुंग यांग चौन के लोग अपनी सुरक्षा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमें बस पेशेंटली वेट करना होगा। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और वहाँ पर एक लंगड़ा आ रहा होता है और वो कहता है, किसी भी तरह से तुम इस तरह मरते हो, तुम उस तरह मरते हो। कुछ समय पहले काम करते समय मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुई और मैं ऐसा हो गया, क्या आप इसे एक बार देख सकते हैं। तो हमारा एमसी देखता है और कहता है कि हाँ प्लीज आओ बैठ जाओ। और बाकी सभी लोग भी देख रहे होते हैं। जैसे ही हमारा एमसी उसके पैर की पट्टी हटाता है तो अजीब से कुछ होता है। तो ये देख के सेन अपने मन में कहता है कि घाव का इलाज न करने के कारण हर जगह से मेवाद निकल रहा है। और हमारा एमसी भी अपने मन में सोच रहा था इसको देखते हुए, घुटने का जोड़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। अगर इस सिचुएशन में ट्रीटमेंट न किया जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि उसे घुटने के नीचे से अपना पूरा पैर काटना पड़ सकता है। और हमारा एमसी उसके पैर को थोड़ा सा दबाता है जिससे उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। और हमारा एमसी उससे कहता है, सन से मेरे लिए कुछ नीडल और कुछ दवाइयाँ लेकर आओ। तो बोलता है कि ठीक है सर। तो हमारा एमसी अपना नीडल उसके पैर में थोड़ा सा डालता है और अपनी इंटरनल कीवाई को डालता है जिससे उस बंदे को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसका पैर ठीक हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसे ग्रेट पर्सन को पहचानने का साहस कैसे नहीं कर सकता। एक पैर खोने के बाद एक गुंडे के रूप में जो खाना प्राप्त करने के लिए अपने बॉडी का यूज करता था, मुझे चिंता था कि मैं अब कैसे रहूंगा। लेकिन और रोने लगता है और कहता है, मानो कि आप इसे इतनी अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं, आपका शुक्रिया बड़े भाई, मैं इस ट्रीटमेंट का बदला कैसे चुका पाऊंगा। और बाकी सभी लोग भाग के आने लगते हैं और कहते हैं कि मास्टर प्लीज मेरी तरफ एक बार देख लो, प्लीज डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करो। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे धीरे धीरे लाइन में लग जाओ सब लोग, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, मैं हर दिन यहाँ आने के लिए समय निकालूंगा। फिर हमें फिलिपन ड्रैगन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे भाग के आ रहे होते हैं। सिस्टर इन लो भी वहाँ होती है। वो बच्चे कह रहे होते हैं कि चलो खाना खाते हैं। तो सिस्टर इन लो कहती है कि हाँ तुम लोगों ने आज भी कड़ी मेहनत की है। तभी वो लोग आते हैं और देखते हैं कि तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिलीशियस खाना है। और हमारे एमसी भी वहाँ आ जाता है और वो लोग गॉप 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 करके खा रहे होते हैं। हारिन भी वहाँ आती है तो हमारे एमसी से हारिन कहती है कि तो तुम भी कुछ खा लो, क्या तुम हाल ही में बिजी रहे हो, मरीजों की देखभाल के लिए सेन के साथ घूमना डिफिकल्ट होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं हर दिन और भी बिजी होता जा रहा हूँ, अगर बहुत से लोग हेल्प मांग रहे हैं हम उन्हें प्रतिदिन केवल 1 घंटा ही दे सकते हैं। तो हारिन कहती है कि आई गेस मेरा मतलब है कि आप डॉक्टर नहीं
है और आपके पास अभी भी करने के लिए बहुत सारे काम है। तो हमारा एमसी इससे कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं बच्चों का एक टीचर हूँ जो सिर्फ देखभाल करना जानता है। मैं एकेडमी में और मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। मेडिकल का प्रैक्टिस करने के बाद मैं रात भर एक ही ऐसी मार्शल आर्ट के बारे में सोचता रहता हूँ जो मेरे सभी डिसाइपल के अनुकूल हो। मुझे हर काम को ज्यादा अच्छे से करने का तरीका ढूंढना होगा। तो हारिन कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी, भले ही मैं मर जाऊं। तो हमारा एमसी कहता है कि खैर, इस तरह समय बिताने के कारण मैं जल्दी बच्चों की खातिर मार्शल आर्ट स्किल पूरा करने में एबल हो जाऊंगा। तो हारिन कहती है कि क्या पहले से ही? मैं तो इसका इंतजार कर रही हूँ। फिर हमें अगले दिन दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी बच्चों से कहता है कि आप ये शुरू करते हैं। तुम सभी लोग ये याद रखो कि पूरी कोशिश करो कि मैं तुमको अभी क्या दिखाता हूँ। तो हारिन कहती है सबसे पहले पोस्टर में जाने के बाद फिर हमारा एमसी अपना मुट्ठी को बनाता है और कहता है कि फिस्ट को एकदम स्ट्रेट रखो और सामने की तरफ थ्रो करता है और कहता है कि ये सबसे बुनियादी पोस्चर है, इसलिए प्रत्येक सांस पर ध्यान देने की जरूरत है तुम लोग को। फिर करके दिखा देता है। फिर कहता है कि अब मैं तुमको एक ही बार में 26 स्किल सिखाऊंगा, इसलिए मेक श्योर करो कि तुम उन सभी पर नजर रखो। फिर हमारा एमसी करके दिखाने लगता है सबको एक एक बार और कहता है कि ड्रैगन हिंड लेग और मारता है। फिर कहता है आई फ्लैंग लेग, फिर ड्रैगन हॉर्न शूट करके दिखाता है। फिर करने के बाद फिर हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि लास्टली ड्रैगन किंग अपीयरिंग बॉडी। क्या तुम लोग समझ गए हो? तो बच्चे कहते हैं कि हाँ, हम लोग समझ गए हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, अब क्योंकि तुमने इसे सिर्फ एक बार देखा है इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस मार्शल आर्ट का नाम मिस गो के साथ रखा। वारयोंग फॉल्स रूलिंग आर्ट सच में डिफिकल्ट है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, तुमको छड़ी के दाव की समझ होना चाहिए। फिर बच्चे प्रैक्टिस करने लगते हैं और हमारा एमसी कहता है कि केवल नॉर्मल समझ से सीखना पॉसिबल नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास अपने हथियार पर कंट्रोल, समझ और हवा पर कंट्रोल नहीं है तो तुम इसका मन माने ढंग से यूज करोगे, लेकिन अगर तुम इसे ठीक से सीख जाते हो तुम्हारे हाथों और पैरों से लेकर छड़ी तक की दूरी पर तुम्हारा पूरा तरह कंट्रोल होगा। तभी हमारे एमसी को पीछे से आवाज आती है सेन, सोनियोक, और हम देखते हैं कि वो लोग डुअल कर रहे होते हैं। सोनियोक चढ़ते हुए कहता है कि तुमने ब्लॉक कर लिया। हारिन भी देख रही होती है और कहती है कि ऑसम। ड्रैगन हिल लेग, सोनियोक ड्रैगन के पिछले पैर का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है और हम देखते हैं कि वो लोग फाइट कर रहे होते हैं आपस में। तो सोनियोक कहता है कि इस बार भी उसने ब्लॉक कर लिया है और पीछे हटता है, और दूसरी तरफ सेन कहता है कि अब मेरी बारी है और उस पे अटैक करता है और वो लोग आपस में बहुत तेजी से फाइट कर रहे होते हैं। हमारे एमसी कहता है कि यकीन से वो दोनों इसे अच्छी तरह समझते हैं। दूसरी तरफ बच्चे भी बोल रहे होते हैं कि वहाँ देखो। हारिन बोलती है कि लीवा जैसे कि सूरिन से उम्मीद थी वो भी अच्छी है। उस बच्चे के स्किल को तुम फॉर्मुलेस वाटर फ्लोइंग कह सकते हो, उसे एक भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा है। तो हारिन बोलती है कि वो सच में एक ट्रू है, वॉरियोंग पतन नियम पर पहला पार्ट के बाद ही इस तरह से आगे बढ़ने में एबल होना। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सिर्फ 3 की बात नहीं है। तो हारिन भी चौंकते हुए कहते हैं कि हाँ, कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि क्या ये सही है? तो दूसरा वाला कहता है कि बस थोड़ी सी ज्यादा पावर का यूज करो। तो हारिन कहती है ये सब देख के व्याख्या से लेकर अनुप्रयोग तक हर कोई ये प्लेस प्रतिभाशाली लोगों का जमावड़ा है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे पता है वो मेरे स्टूडेंट है, लेकिन मुझे मानना होगा कि वो सच में बहुत अच्छे हैं। फिर हमें कहानी सुनाने लिए बताता है कि इस तरह वॉरियोंग एकेडमी का दैनिक जीवन एक बार फिर बदल गया। अपनी प्रोग्रेस के साथ सभी 10 स्टूडेंट 4 लेवल की पढ़ाई में चले गए, जो कि अगली एग्जाम हेयांगसी में है। अगर बच्चे पास हो गए तो वो टाइटन बन जाएंगे या मास्टर की उपाधि पाने जैसा है। मैं रात का सीन दिखाया था जहाँ हमारा एमसी बाहर खड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि हेयांगसी के बाद मुझे उन्हें यूसी के लिए तैयार करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले जियोंग बॉक्सी लेना होगा और हाई स्कोर प्राप्त करना होगा। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग बंदे मास्क पहन के भाग रहे होते हैं और वो लोग किसी का पीछा कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि इसे पकड़ो जल्दी से। और हम देखते हैं कि एक बंदे पे अटैक होता है और वो बहुत बुरी तरह से घायल होता है और ये और कोई नहीं बून होता है और वो बहुत जख्मी हालत में होता है और वो कहता है ये बहुत खतरनाक था। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बंदे बून पे अटैक कर देते हैं। वून अपने मन में कहता है भागते हुए, वो बिना आराम के मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं यहाँ मर नहीं सकता। एक पावर जो पूरे वर्ल्ड में मेल और महिलाओं को धमकी देती है उसे मुक्त किया जा रहा है, मुझे उसे बताना होगा। अगर समय बिना किसी को पता चले बीतता रहा तो ब्लैक हेवन वर्ल्ड उनके पैरों से कुचल जाएगा। फिर हमें जियोंग डो सेक्ट का मेन इन्फर्मी का दिखाया जाता है जहाँ वोन जख्मी हालत में पट्टी से बंधा हुआ होता है और बेड पे लेटा हुआ होता है, अनकॉन्शियस होता है और वहाँ इयोन भी बैठी हुई होती है और रोने लगती है और कहती है कि ब्रदर तुमको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा, मैंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं की थी, मेरा भाई के रूप ऐसा, प्लीज थोड़ा और सहन करो क्योंकि हमने अपने सबसे बड़े भाई को लेटर भेजा है, वो प्रोबेबली यहाँ आने वाला होगा। तभी पीछे से गोंग आती है और कहती है कि इयोन वो यहाँ आ गया है। फिर हमारा एमसी भी वहाँ आ जाता है और देख के चौंक जाता है और कहता है कि इयोन, और उसकी बहन हमारे एमसी के सीधा गले लग जाती है और कहती है कि अब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि उसके लिए 15 दिन से ज्यादा जिंदा रहना डिफिकल्ट होगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, ये सोचना ही डरावना रहा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, मेरे लिए भी इस पर
पर ट्रस्ट करना डिफिकल्ट था। फिर हमारा एमसी उनके पास जाता है और कहता है इसकी कंडीशन, और अपने मन में सोचता है कितनी राहत की बात है, वो अभी मरा नहीं है, जब तक वो जिंदा है बस इतना ही काफी है। फिर हमारा एमसी अपनी इंटरनल की वाई को उसके बॉडी में डालने लगता है और कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा वून, और उसके पूरी बॉडी में इंटरनल की वाई फैल जाती है जिससे वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये सब वो दोनों भी देख रहे होते हैं। गोंग अपने मन में कहती है कि उसकी एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है, कैसे, आखिर उन्होंने किस तरह से सिद्धांत की खोज की जिससे उन्हें इतनी ताकत मिली। सच में ये एक ऐसी उपस्थिति है जिसे आप हर बार देखते समय अपनी नजरें नहीं हटा सकते। फिर हम देखते हैं कि वून की भी आंखें खुल जाती है और वो उठ के बैठ जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वून हमारे एमपी से कहता है कि मैं ओपन आर्क के अनुरोध पर एन हुई की ओर जा रहा था। एक माधु को मारने के बाद वापस आते समय में एक गांव में रुका जहां से एक अजीब सी फीलिंग निकल रही थी। यहीं पर मेरा सामना एक खतरनाक एग्जिस्टेंस से हुआ जिसे ब्लैक हेवन कहा जाता है। उसके बाद वो लगातार मेरा पीछा करने लगे। उन लोगों ने परेशान करने में बहुत माहिर थे। ऐसे हथियारों की संख्या दर्जनों सैकड़ों थी। हो सकता है कि वो सभी ना हो। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वो बहुत बड़ी ताकत के साथ काम कर रहे थे। तो इयोन कहती है कि ब्लैक हेवन, तो वो बोलता है वोन अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया तो वो डेफिनेटली मोरियम वर्ल्ड के लिए एक क्योस बन जाएंगे। और हमारा एमसी गुस्साते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि ब्लैक हेवन सेप्ट, आखिरकार ये वो कमीने थे। मैं पेशेंट रखने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने सीमा पार कर दी है। अगर ये कोई और होता तो ठीक होता, लेकिन वो उनके साथ खिलवाड़ करना एक गलती थी उनकी। मैं सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं अब उनके निशान नहीं देख सकता। ये मेरे लिए खुद खोजने के लिए बहुत ज्यादा काम था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अगर ये मेरी चिंता का विषय न होता तो मैं इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उनके कारण मैं लगभग किसी अपने को खो चुका था। चाहे मैं पास्ट को देखे बिना जीने की कितनी भी कोशिश करूं, इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि कुछ समय के लिए मैं, तभी इयोन कहती है कि आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं। तभी जैसे हमारा एमसी गेट खोलता है और अपने जाने लगता है तो वहाँ एक लड़की आती है और अपने मन में हमारा एमसी कह रहा होता है कि सेंट्रल प्लान में आने के बाद पहली बार मैं पूरे दिल से तलवार उठाऊं। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि आखिरकार इसे क्या हो गया है। अगर ऊपर से देखो तो वो ज्यादा से ज्यादा 30 साल की लगती है। सोचो कि वो अंदर से एक बूढ़ी दादी है। इयोन पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन तभी पलक झपकते ही वो उनके पास आ जाती है और उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने सुना है कि यह बहुत जरूरी था, लेकिन क्या तुम ठीक नहीं दिख रहे हो। गोंग अपने मन में कहती है कि मैं उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं देख पाई। ये क्या है, ये वुमेन आखिर कौन है। और हमारा एमसी भी उसको देख रहा होता है। वो उनसे ऑलरेडी कहती है कि मैंने सुना कि तुम डेथ के एकदम क्लोज थे और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो अभिमानी आर्क बेस्टर मुझे धोखा दे सके। तो इयोन कहती है कि आखिर तुम हो कौन, जब तुम यहाँ इतनी अंधाधुंध तरीके से यहाँ घुस आए। तो इयोन की तरफ वो लेडी देखती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। तो वो बोलती है कि मेरा नाम जू हुआ है। तो नाम सुन के हमारा एमसी भी थोड़ा चौंकता है और अपने मन में सोचता है कि जू हुआ। वोन भी अपने मन में सोचता है कि मैंने ये नाम पहले भी कहीं ना कहीं सुना हुआ है। ओ हाँ, ये तो आर्क नोट ओपन है 7 तक, ये ओपन आर्क की एल्डर है। तो वो लेडी कहती है क्या अब तुम मुझे पहचानते हो। तो गोंग कहती है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। तभी वो बोलता है कि क्या आप सच में रिटायर्ड एल्डर जो हुआ हो, और उसके सामने बो कर देता है नील डाउन करके और कहता है मैं वेनरेबल बुद्धिस्ट को ग्रीड करता हूँ। और वो सोचने लगता है जिस दिन मैंने बैम्बो की छड़ी लौटाई मुझे यकीन है कि मैंने इसे ड्रैगन हेड आर्क को दे दिया है। पिछले एल्डर जू हुआ उन्होंने कहा कि वो एक अत्यंत अनोखी और पर्सन है, इसलिए सावधान रहो। तो गोंग अपने मन में कहती है कि एक भिखारी, क्या तुम इतने साफ सुथरे कपड़े पहनोगे और तुम्हारी त्वचा इतनी सुंदर होगी। और दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि 70 वर्ष से ज्यादा उम्र की एक महिला ऐसी दिखती है, ऐसा लगता है कि ये एक जन्मजात प्रतिभा है। और हमें इनर टैलेंट के बारे में बताया जाता है, एक ऐसी क्षमता जो जन्म से ही बॉडी में जन्मजात होती है। तो वो एल्डर कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, इसका यही रीजन है क्योंकि ड्रैगन हेड आर्क ने ये कहते हुए हेल्प मांगी थी कि उसका प्री डिसाइपल खतरे में है। तुमने ऐसे पर्सन को गतिशील बनाया है जो नॉर्मली गतिशील नहीं होती, जैसे कि मैं। तुम देखो, मैं सच में उस गुंडे को देखना चाहता था जिसने बांस की छड़ी वापस लाया था, इसलिए मैंने जोंगडो सेक्ट तक आने के लिए कष्टकारी कदम उठाई। वो लड़का जिसने खुले जहाज की मार्शल आर्ट सीखी, अच्छा लग रहा है। फिर हमारे एमसी की तरफ देखते हुए कहती है और यहाँ एक अजीब आदमी भी है। और हमारा एमसी भी उसको देखता है। तो वो बोलता है कि वो मेरा बड़ा भाई है। तो बोलती है कि बड़ा भाई, और अपने मन में सोचती है हमारे एमसी को देखते हुए उसकी आंखें एक पावरफुल पर्सन की तरह है, जैसे उसने पूरी दुनिया देख ली हो। फिर वो उनकी तरफ देखती है और कहती है कि कोई मैटर नहीं करता, मैं चाहे जैसे देखूं। इसकी आंखें एक ऐसे बच्चे की तरह है जो अभी 30 साल का हुआ है, लेकिन जिस आदमी को वो अपना बड़ा भाई कहता है, अगर मैं देखती भी रहूं तो भी मुझे नहीं पता चलता। हमारे एमसी से कहती है कि है बच्चे चलो मेरे साथ बाहर आओ। इयोन कहती है कि वो
वो बस हर काम पूरी तरह से अपने तरीके से कर रही है। फिर हमारे एमसी और बाकी सब लोग बाहर जा रहे होते हैं और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि जो हुआ हुआ। हालांकि जब मैंने पहली बार यह सुना तो मुझे पता नहीं था। इसका आंसर मुझे एक एल्डर के रूप में खुले जहाज से उसके संबंध और उसकी विचित्र क्षमताओं के बाद मिला। सो बॉन्ग की टेढ़ा सोच है और वो लेडी अपना स्वord निकाल लेती है और कहती है कि चलो बच्चे मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो इयोन कहती है कि ये फिर से करने जा रही है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी भी सीधा अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और उसका अटैक एकदम पास में आ जाता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करता है और एक स्माइल देता है। तो ये देख के वो लेडी भी एकदम चिढ़ने लगती है और अपने मन में कहती है कि इम्पॉसिबल, मैं उसे नहीं पा सकी। और उसके भी ज्यादा उसके चेहरे पर वो अजीब भाव और हम देखते हैं कि वो बहुत तेजी से हमारे एमसी पे अटैक कर रही होती है। तो हमारा एमसी उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है। ये सब इयोन और गोंग भी देख रहे होते हैं। इयोन कहती है कि सीनियर सिस्टर, क्या मैं अकेले नहीं हूँ जो ये सही देख रही हूँ? तो बोलती है कि नहीं, मैं भी इसे देख रही हूँ। और वो लेडी अपने मन में सोचती है, मैं ओपन आर्क की रिटायर्ड एल्डर क्या तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? फिर अचानक से हमारा एमसी के अपने हाथ से अटैक कर देता है, लेकिन वो देख लेती है और वो एकदम डर जाती है, लेकिन हमारा एमसी उसके गले पे रोक देता है। फिर से हमारे एमसी पे अटैक करती है, लेकिन हमारा एमसी वहाँ से गायब होकर पीछे आ जाता है। तो वो लेडी कहती है कि वो एकदम घोस्ट की तरह है, मैंने कभी भी ऐसे पर्सन के बारे में नहीं सुना और न ही कभी देखा है, लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ तक कि एक खतरनाक हमले के साथ भी वो इसे समाप्त करने के लिए मेरे बॉडी पर अटैक क्यों नहीं करता? ये फीलिंग मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। ओपन आर्क में केवल एक ही पर्सन है जिसने इस तरह से ओपन आर्क मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया है। तो हमारे एमसी से कहती है कि तुम्हारा सो बोयुंग सायुंग से क्या रिलेशनशिप है, और फिर से अटैक करती है हमारे एमसी पे, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है। और वो लेडी अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? एक बार भी नहीं, एक दिन भी नहीं बीता जब से मैं भूली हूँ वो दिन। सोचो, वो तो बिल्कुल सो बुंग सायुंग जैसा दिखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो सोच रही होती है, जो मुझे पीटते समय नाच रहा था, हंस रहा था और बातें कर रहा था, उसका रूप भी उसी समय जैसा है। साहयुंग जब वो नो लाइफ वैली में गायब हो गया और वापस नहीं आया तो मैं लगातार रिग्रेट के आंसू बहाती रही। मैंने कभी भी तुम्हें अपनी फीलिंग नहीं बता पाई, पहले ही मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। मेरी सिंसियर और हैप्पीनेस। वो लेडी हमारे एमसी से पूछती है, हे बच्चे, क्या तुम नो लाइफ वैली से वापस आ गए? और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, तुमने इसे रियलाइज कर लिया है। इसे नकारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग ही सो बोंग इंस्पिरेटर की मार्शल आर्ट के बारे में जानते हैं और मैं ही एकमात्र पर्सन हूँ जो इसे पूरी तरह से परफॉर्म कर सकता हूँ। इयोन कहती है गोंग से, वो दोनों क्या बात कर रहे हैं? तो गोंग कहती है कि मुझे यकीन नहीं है, लगता है कुछ वो डिस्कस कर रहे हैं। तो वो लेडी कहती है, क्या डाई सिहोंग उस जगह पर मर गया है? और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये सब तुम पहले से नहीं जानती? तुम पूछ तो रही हो, लेकिन तुम केवल अपना ही हर्ट को सेट कर रही हो। फिर वो लेडी कहती है कि हाँ, अगर वो जिंदा होता तो वो पहले ही ओपन आर्क में वापस आ गया होता। क्या वो खुशी खुशी गया? और हमारा एमसी अपना मन में सोच रहा होता है, जब वो जिंदा था तो जिस वुमेन से वो बिना एक दिन भी आराम किए बात करते थे, उनका नाम जो हुआ था। मास्टर अभी भी आपका वेट कर रही है। उन्होंने कहा कि ड्रैगन हेड आर्क होने की बड़े जिम्मेदारी के कारण उनमें जो हुआ की देखभाल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था, क्योंकि तुम उसे अपनी भावनाएं भी नहीं बता सके और नो लाइफ वैली में भटकते रहे। इंस्पिरेटर, तुमको इसका बहुत ज्यादा पछतावा हुआ होगा। हमारे एमसी से वो कहती है, क्या तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा है? मैंने तुमसे पूछा कि क्या सायुंग खुशी खुशी चला गया? और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, जैसे तुमने कहा, वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत लंबी और सुंदर है, जैसे कि तुमने दावा किया था। तो हमारा एमसी उसके पास जाता है और कहता है कि इंस्पिरेटर खुशी खुशी चला गया है। यहाँ तक कि उस नरक में भी ऐसा कोई समय नहीं था जब सो बॉन्ग इंस्पिरेट ना हंसे हो। वो मैदान में इंटर करने तक मुस्कुराता रहा। तो वो लेडी कहती है कि अच्छा ऐसा है, बस बहुत हो गया, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। फिर थोड़ा सीन पास्ट में जाता है जहाँ वो इंस्पिरेटर किसी से फाइट कर रहा होता है, जख्मी हालत में कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, अभी अभी कुछ बातें हैं जो मैंने नहीं बताया है उसे। और दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उसे उसकी उस महिला की दुखद डेथ के बारे में नहीं बताऊंगा जिसे वो प्यार करता था। शायद यही वो बात होगी जो इंस्पिरेटर चाहता है। फिर हमें कहानी सुनाने लगा बताता है कि जो हुआ के थैंक्स एक्सप्रेस करने के बाद तुरंत जियोंग डू सेक्ट को छोड़ दिया। अपने दो भाई बहनों को अलविदा कहने के बाद मैं सीधे जिस प्लेस पर गया वो और कोई नहीं एंड हुई कासल था। और हमारा एमसी एक पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि वोन ने कहा कि यही उस प्लेस तक जाने का रास्ता है। अगर ऐसा है तो मुझे यकीन है कि उनके निशान बचे होंगे। चलो देखें तुम्हें क्या मिलता है। ब्लैक हेवन। और हमारा एमसी अपनी पावर को रिलीज करता है और कुछ 5 लोग को बना लेता है और कहता है कि अब हम 5 से स्टार्ट करेंगे, और दूसरी पावर को भी रिलीज करता है। फिर एक येलो कलर की पावर को रिलीज करता है और उस कासल की तरफ फैला देता है, जिससे बंदों को लगती है तो वही मारे जा रहे होते हैं। और सोहो ब्रांच में भी फैलाता है, जिससे वहाँ के भी लोग मारे जा रहे होते हैं। फिर ऐसे कर करके हर ब्रांच पे फैला देता है, जिससे हर बंदे मारे जा रहे होते हैं। फिर हमारा भी सबको मारने के बाद शांत हो जाता है और अपने मन में
सोचता है उन्हें कितना भी मारूं वो बाहर आते ही रहते हैं। एक बख्तर बंद कठपुतली कीड़े को देखने पर ऐसा ही महसूस होता होगा। और हमें बताया जाता है पूरे फूजियान में कांगसो महल की और बढ़ते हुए मैंने ब्लैक हेवन सेक्ट के हर वॉरियर को मार डाला जो मेरी और दौड़ता हुआ आया। तरह मैंने ट्रेस को फॉलो किया और एक कासल को देखते हुए कहता है यही ब्लैक हेवन क्लैन का हेडक्वार्टर है, इसलिए वो इस तरह की जगह में छिप गए हैं। सच में ऐसा लगता है कि यहाँ बड़ी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा है। तभी हमारे एमसी के पीछे कोई आता है और कहता है कि हे तुम, क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसने हमारे लोगों को मारा है? तुम किस तरह के ग्रेट पर्सन हो? तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है उसको देखते हुए, अगर वो अपनी प्रेजेंस को छिपाने में एबल है और मुझे पहचान लेता है तो तुम जरूर लीडर होगे। तो हमारा एमसी उससे कहता है मैं कोई हाई पर्सन नहीं हूँ, बस एक छोटे भाई का बड़ा भाई हूँ और मैं अपने स्टूडेंट के लिए सिंपल टीचर हूँ। तो वो बंदा हमारे एमसी से कहता है कि अब तुम जो भी कर रहे हो वो नरसंहार है, क्या तुम जानते हो? तो हमारा एमसी स्माइल देता है और अपने मन में कहता है क्या ये सहानुभूति की अपील है? अगर ऐसा है तो उन्होंने गलत अपोनेंट को चुना है। हमारा एमसी उससे कहता है फिर अगर एक पर्सन कई लोगों की हत्या करता है उसे नरसंहार माना जाता है, लेकिन क्या ये उचित है कि एक पर्सन द्वारा बनाई गई सेना इससे ज्यादा लोगों को मारे? क्या तुमको नहीं लगता कि ये उन बदमाशों से बेहतर है जो छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं? तो वो बंदा कहता है कि ये एक ग्रेट गोल के लिए किया गया बलिदान मात्र है। तो हमारा एमसी कहता है कि ग्रेट गोल, इसके लिए कितना अच्छा शब्द है। तो वो बंदा कहता है कि पास्ट से ही पीढ़ियों से पशुओं की बलि देने की प्रथा चल रही है, क्या तुम जैसे महान पर्सन को ये फैक्ट पता नहीं होगा? तो हमारा एमसी चुप रहता है। तो हमारा एमसी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है हाँ, मुझे यकीन है कि ये एक कहानी है, तुम सभी के पास भी अपने खुद के मूल्य होने चाहिए। और हम देखते हैं कि वहाँ की जमीनें भी टूटने लगती है और क्रैक पड़ने लगती है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने अपनी पावर को एकदम रिलीज कर दिया होता है। तो हमारा एमसी गुस्से में बोलता है कि इसके बावजूद तुमको सीमा पार नहीं करनी चाहिए थी। और वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है ये पर्सन एक सुप्रीम बीइंग है और कहता है कि वहीं रुक जाओ, अगर हमने कभी तुम जैसे किसी महान पर्सन के साथ कुछ किया है तो हमें माफ कर दो। क्या तुम ग्रेट गोल के लिए हमें अनदेखा नहीं कर सकते? करंट पावर हाउस अभी तक सड़ा नहीं है। तो हमारे हमसे उससे कहता है हंसते हुए, क्या ये बात वे लोग कम से कम एक बार नहीं कहते जो मुरीम को हराने का सपना देखते हैं? तो फिर क्या तुमने जो गढ़ बनाया है वो कुछ अलग है? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी दुनिया साफ और भ्रष्टाचार रहती है? तो वो चिल्ला के कहता है कि हाँ ये सही है, मैं एक ऐसी दुनिया बनाना मैं श्योर करूंगा। तो हमारे एमसी कहता है कि जागो, रुका हुआ पानी भी एक दिन सड़ जाएगा, मैं अब और नहीं सुनना चाहता और अपनी पावर को और रिलीज करने लगता है और कहता है अभी हमने शब्दों का आदान प्रदान क्यों किया है? इसका कारण ये है क्योंकि मैं इस बात को लेकर क्यूरियस था वो किस प्रकार का पर्सन है जिसने ब्लैक हेवन नामक इस विशाल और सीक्रेट सेट का निर्माण किया है। और अपने मन में सोचता है भले वो मेरे प्रति कमजोर है फिर भी उसके पास जो पावर है वो सच में ग्रेट है। अगर उसके जैसे 10 और कमीने होते तो शायद मुझे मार डालने के लिए काफी होते। यही रीजन है कि मैं उसे जीने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के एक आंख में ब्लू कलर चमक रहा होता है और एक रेड कलर चमक रहा होता है और एक हाथ में ब्लू कलर का एनर्जी बना लेता है गोला सा और एक पर्पल कलर का बना लेता है और मंत्र पढ़ रहा होता है जिससे उसकी बॉडी के सराउंडेड में दोनों प्रकार की एनर्जी घूम रही होती है। और वो बंदा भी छलांग मारता है और ये देख के हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ये तो एंड है। मैं हमेशा आशा करता रहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा लेकिन अब ऐसा कोई रास्ता नहीं है। और चिल्ला के कहता है ये उम्मीद मत करो कि मैं बिना किसी तैयारी के यहाँ आया हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे होप है कि तुम अपना बेस्ट दोगे और वो भी डार्क कामेहामेहा तैयार कर लेता है। और हमारे एमसी से कहता है क्योंकि मैं हीन हूँ इसलिए कुछ शिष्टाचार की आशा में मुझे विश्वास है कि तुम मुझे पहला कदम उठाने दोगे। तो हमारा एमसी कहता है कि इतना तुमको चाहिए ले लो। और हम देखते हैं कि वो अटैक को सामने कर देता है और हमारे एमसी के चारों ओर उसका अटैक घूम रहा होता है और डायरेक्ट हमारे एमसी को हिट होता है। और हमारा एमसी कहता है कि ये काफी है और अपने मन में कहता है तुमने कुछ उपयोगी तैयार किया है। और वो बंदा एक स्पेल को कास्ट करते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। फिर बोलता है कि ब्लैक चैन ओपन टू प्लेस और एक ब्लैक चैन बनने लगती है जिससे हमारे एमसी को वो जकड़ लेता है। और हमारा एमसी कहता है कि और मैजिक के आभा के साथ ब्लैक चैन मेरी पावर सील कर दी गई है। और वो बंदा कहता है अब ऐसा लगता है कि हम सेम लेवल पर हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसा कोई मेरा अपोनेंट होगा। और पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम ही वो एग्जिस्टेंट हो जो मुझे ब्लैक चैन के अपना जीवन जोखिम में डालने पर मजबूर कर रहा है। और एक जोरदार चीख मारता है जिससे वहाँ पर एक स्वॉर्ड भी बन जाती है। उस स्वॉर्ड को पकड़ के कहता है कि प्लीज मुझे अपना बेस्ट दो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम मारे जाओगे। तो हमारा हमसे कहता है कि मैं मर सकता हूँ, ये कुछ ऐसा है जो मैंने काफी समय से नहीं सुना है। और वो बंदा अटैक को तैयार कर लेता है और कहता है कि यह बेहतर होगा कि तुम बेकार एक्टिंग करना बंद कर दो। और हमारे एमसी पे उसका अटैक आ रहा होता है और कहता है क्योंकि मेरे हमले से बचने का तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
और उसका स्वॉर्ड हमारे एमसी के पेड़ के आर पार हो जाता है और कहता है कि मैंने कर दिखाया, कैसा है मेरा आखिरी बार। तभी वो कहता है कि ये क्या है मेरा हाथ के ऊपर, ये फीलिंग, ये ह्यूमन स्किन नहीं है। तभी वो बंदा भी पीछे हटता है और वो बंदा कहता है कि तुम कहाँ हो, और हम देखते हैं कि हमारे एमजी का सिर्फ कपड़ा होता है वहाँ पर, और वो कहता है कि ये कैसे, वो मेरी ब्लैक चैन से भागने में कामयाब हो गया। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने एक न्यू फॉर्म में आ जाता है और हमारे एमसी उससे कहता है पीछे से, सच कहा जाए तो मुझे भी इस पावर का यूज करना पसंद नहीं है। और वो पीछे मुड़ता है और हमारा एमसी कहता है कि क्या मुझे कहना चाहिए कि ये मेरी डिस्टॉर्ड पर्सनैलिटी है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मैजिक नहीं बल्कि स्वॉर्डमैनशिप जो मार्शल आर्ट की सीमाओं से परे चली गई है, दुनिया नहीं एक ऐसा कट जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए हेवन तक सब कुछ, एक कटिंग स्वॉर्ड स्किल। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग रहते हैं, वहाँ एक गड्ढा हो जाता है और वो बंदा जमीन पे पड़ा हुआ होता है और हमारा एमसी खड़ा होता है और वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है क्या क्या उस पर कुछ भी काम नहीं करता, ये पर्सन एक डेविल है, वो ऐसा पर्सन है जो अंधकार को अपने चरणों में रखता है और उसे प्राप्त करना चाहता है। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम में बहुत हिम्मत है, उस मोमेंट में सोचो तुम पहले शैतान पर जादू उकरने का प्रयास करोगे। और वो बंदा अपने मन में कहता है कि जैसे मैंने सोचा था क्या ये गलत हो गया। हमारा एमसी अपना बैक टू नॉर्मल रूप में आता है और कहता है कि सभी डेमन स्किल के साथ भी ये कभी भी सबसे पावरफुल फर्स्ट डेमन की पावर से मेल नहीं खाएगी। और वो बंदा कह रहा होता है अपने मन में, यहाँ तक कि मेरी आखिरी मौत का झटका भी। फिर हमारा एमसी फिर से अटैक बनाने लगता है और कहता है फाइनली वो समय आ गया है जब मुझे साफ सफाई बंद करनी होगी। और वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि हालांकि मुझे पता था कि ऐसा दिन भी आएगा, किसने सोचा था कि ये अचानक और बेकार तरीकों से आएगा। ऊपर अटैक कर देता है उस टेक्निक से जिससे उसकी पूरी बॉडी खत्म होने लगती है। और वो बंदा कहता है कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट जिम्मेदारियां भी आती है, अगर तुम्हारे पास पावर है तब भी अगर तुम लोभ मुक्त हो तो ये भी निश्चित रूप से पाप है। और हम देखते हैं कि वो मर जाता है और हमारा एमसी एकदम बेड लुक में होता है।